गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ मनी एंड बैंकिंग, और हमने उसके अंदर पढ़ा था बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, और फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है बच्चों? वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात करूं तो देखो इन्होंने तीन तरीके से क्लासिफाई किया। पहला इन्होंने बोला मेटेलिक मनी। पहला क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं बच्चों ये लोग? मेटेलिक मनी। अब जो मेटेलिक मनी की मैं बात करने वाला हूँ, इसको समझने के लिए मुझे इतना सा बोलना है आपको, ऐसी करेंसी जो किसी ना किसी मेटल से बनी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक मनी। और आपके दिमाग में आ भी गया होगा, सर सिक्कों की आप बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक मनी। बट इसमें भी बेटा इशू होता है। अब इसी में क्या होता है, इसमें दो तरीके से बोला इन्होंने। एक तो बोला बेटा फुल बॉडीड मनी, और एक बच्चों इन्होंने बोला टोकन मनी। क्या बोला बच्चों इन्होंने? एक तो बोला फुल बॉडीड मनी और एक इन्होंने बोला टोकन मनी। अब मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि सर फुल बॉडीड मनी कौन सा होता है, टोकन मनी कौन सा होता है। सुनना ध्यान से। आप लोगों को एक चीज़ पता हो, पहले जो हमारे यहाँ 1 रुपये का सिक्का आया करता था वो काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी मोटा होता था, काफ़ी बड़े मेटल से बना हुआ होता था। गवर्नमेंट ने अब इन सिक्कों को बैन कर दिया, बंद कर दिया, उनकी जगह छोटे छोटे 1 रुपये के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। तो आपने कभी सोचा है गवर्नमेंट ने उन 1 रुपये के सिक्कों को क्यों बंद किया होगा? सोचो। चलो आई विल टेल यू द रीज़न। पता है, उस 1 रुपये को सिक्के की जो बनाने की कॉस्ट आ रही थी ना गवर्नमेंट की, वो 1 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा थी। सिक्का बनाया मैंने 1 रुपये का और उसकी बनाने की कॉस्ट आई 1 रुपीज़ 20 पैसा, 1 रुपीज़ 10 पैसा। तो गवर्नमेंट को तो नुकसान ही था। मतलब बनाने की जो लागत आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी एज पर देयर वैल्यू। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, उसको बंद कर दिया। तो मैं बताता हूँ, ये तो मैंने जनरली आपको बता दिया है, इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है। हम बात करते हैं बेटा फुल बॉडीड मनी कौन सा होता है। सुनना, गोल्ड कॉइन है 10 ग्राम का, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रुपी वो है 1000। आप एक सोने का सिक्का लेके आए 1000 रुपये का, आप एक सोने का सिक्का लेके आए 1000 रुपये का। इस गोल्ड कॉइन में एक्चुअल में 1000 रुपीज का गोल्ड यूज हुआ है, तभी आप उसके 1000 ऊपर देकर आ रहे हो। मतलब जितनी की कमोडिटी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रुपी। मतलब उस सोने के सिक्के को बनाने में हमारे 1000 रुपए का गोल्ड यूज हुआ है, तभी उसकी 1000 रुपए वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। मतलब उस कमोडिटी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली जितना पैसा आप दे रहे हो ना उसके बराबर है। तो हम पढ़ते हैं बेटा फुल बॉडीड मनी, द मनी whose value as commodity is equal to the value of money. The money whose value of commodity is equal to the value of money. For example, gold coin of rupees 1000 has been sold for rupees 1000. That is, gold coin of rupees 1000 has sold of rupees 1000 used in it. कि सर उसकी वैल्यू ऑफ कमोडिटी इक्वल है किसके? वैल्यू ऑफ रुपी के। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। क्लियर होता है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 10 रुपये का कॉइन है। अब इसमें जो मेटल लगा है वो क्या 1 रुपये का मेटल लगा है क्या? नहीं, उसमें मेटल लगा है 20 पैसे का, इसमें मेटल लगा है 90 पैसे का। मतलब सर यहाँ पर वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो इसमें यूज्ड हुई है वो कम है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ रुपी। मतलब वैल्यू कितनी है बेटा रुपी की टर्म्स में? 1 रुपया। वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। बट इसमें जो मेटल यूज हुआ है कितने का हुआ है? 20 पैसे का, 90 पैसे का। दैट इज कॉल्ड टोकन मनी। मतलब जो जितने सिक्के की वैल्यू है ना उसमें उतने का कमोडिटी यूज नहीं हुआ, माल यूज नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड टोकन मनी। These are those money whose value of money
is significantly more than the value of commodity used in it. For example, rupees 1 and rupees 10 coins in the economy. 1 के और 10 के सिक्के जो हमारी इकोनॉमी में आते हैं वो किसके एग्जाम्पल है बच्चों? टोकन मनी के। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। पहला मैंने बताया आपको मेटेलिक मनी, उसमें 2 पार्ट थे बच्चों, फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी। एक आता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये बड़ा ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, रिप्रेजेंटेटिव मनी की, तो बहुत सिंपल सा है। इट रेफर्स टू द पेपर नोट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फुल बॉडीड मनी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, पेपर करेंसी की, जो पेपर में जो नोट्स हमारे आते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों पेपर करेंसी की। और एक आता है बच्चों क्रेडिट मनी, ये भी आप लोग समझते हो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधारी। तो देखो क्लासिफिकेशन में अगर तीसरा मैं बात करूँ तो बेटा क्या है? क्रेडिट मनी। इट रेफर्स टू द बैंक डिपॉजिट बाय द पीपल विद द बैंक्स, मतलब लोगों ने बैंक के पास जो पैसा जमा कराया है और वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं एज पर देयर नीड। तो इट रेफर्स टू द बैंक डिपॉजिट बाय द पीपल विद द बैंक्स विच दे कैन विड्रॉ एट एनी टाइम और ट्रांसफर इट टू समवन एल्स थ्रू द बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, और वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक बताया मेटेलिक मनी, एक बताया रिप्रेजेंटेटिव मनी और एक बताया क्रेडिट मनी। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। होता है बच्चों क्लियर आपको कौन कौन सा? मेटेलिक मनी क्या था, रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या था और क्रेडिट मनी क्या था। अब आगे हम लोग चलते हैं बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या पढ़ने वाले बच्चों? अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो इसको बताने में आपको 3 चीज़ों का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, वो एक बार आप लिख लेना। सी का मतलब है यहाँ पे बेटा कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। ओडी का मतलब है बच्चों अदर डिपॉजिट, और डीडी का मतलब है बच्चों डिमांड डिपॉजिट। तो मैं आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ, सी, ओडी और डीडी। सी का मतलब है बच्चों कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ओडी का मतलब है बच्चों अदर डिपॉजिट, और डीडी का मतलब है बच्चों डिमांड डिपॉजिट। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, कैश करेंसी, अदर डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। तो हम बात करते हैं बेटा इसकी, ये तो मैंने आपको जनरली बता दी फुल फॉर्म। अब मैं बात करूँ ना बेटा, 4 तरह के मेजर्स होते हैं, प्लीज़ उसको उतारना जैसे मैं उतार रहा हूँ। एक होता है बच्चों M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। अगर मैं M1 की बात करूँ तो बेटा M1 होता है C प्लस OD प्लस DD। M1 क्या है बच्चों? C प्लस OD प्लस DD। C बोले तो कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, OD बोले तो अदर डिपॉजिट्स और DD बोले तो डिमांड डिपॉजिट। तो मैंने M1 की बात करी तो बेटा C प्लस OD प्लस DD। C क्या था बच्चों? कैश करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, OD क्या था बच्चों? अदर डिपॉजिट्स, और DD क्या था बच्चों? डिमांड डिपॉजिट। तो M1 याद करो, बोलो क्या था? C प्लस OD प्लस DD। मैं बात करता हूँ M2 की। M2 है बेटा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो M1 था C प्लस OD प्लस DD। M2 था बेटा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। मतलब जो भी हम छोटी मोटी सेविंग्स करवाते हैं किसके पास बेटा? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास। वो कहाँ कवर होता है बेटा? M2 के अंदर। क्या था वो? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। M1 था C प्लस OD प्लस DD। M2 था बेटा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अगर मैं बेटा M3 की बात करूं तो बच्चों M3 है अपना M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। तो M3 क्या था बेटा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। याद करो M1
C प्लस OD प्लस DD, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा M1 M2 M3 M4। अब सर M4 क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा। M4 है M3 प्लस टोटल सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहां हम बात कर रहे थे एक सिंगल की सेविंग्स, यहां हम बात कर रहे हैं टोटल सेविंग्स। यहां थी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यहां है पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। यह आपको एज इट इज याद होना चाहिए। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई चार थे, M1 M2 M3 M4। M1 था C प्लस OD प्लस DD, M2 था M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, और M3 था बेटा M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, और M4 था M3 प्लस टोटल सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा M1 M2 M3 M4 चारों का चारा। इसको याद करना बेटा, साथ साथ याद करोगे तब जाके बेटर पोजीशन में आप लोग आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके के बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। अब देखो हम क्वेश्चंस वाले पार्ट की हम बात करें तो ये तो अपन ने समझ लिया M1 क्या था, M2 क्या था, M3 क्या था, M4 क्या था। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया में वाइडली कौन सा यूज होता है चारों में से। इंडिया में सबसे वाइडली यूज होता है M3। तो मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया कौन सा है बच्चों, M3। ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं लीस्ट लिक्विड कौन सा है और मोस्ट लिक्विड कौन सा है, लीस्ट लिक्विड कौन सा है और मोस्ट लिक्विड कौन सा है। तो बेटा लीस्ट लिक्विड का मतलब होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो लीस्ट लिक्विड हमारे यहाँ पर कौन सा है बच्चों, M1। तो लीस्ट लिक्विड कौन सा है बेटा, M1। और मोस्ट लिक्विड कौन सा है बेटा हमारे पास, M4। कौन सा है बेटा हमारे पास, M4। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया में वाइडली कौन सा यूज होता है बेटा, M3, और लीस्ट लिक्विड M1 और मोस्ट लिक्विड M4। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लीस्ट लिक्विड और मोस्ट लिक्विड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें बेटा, नैरो मनी कौन सा है। नैरो मनी है M1 एंड M2, और ब्रॉड मनी है M3 एंड M4। तो नैरो मनी कौन सा है, M1 M2, ब्रॉड मनी कौन सा है, M3 और M4। तो देखो ये तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि इंडिया में वाइडली कौन सा यूज होता है। तो आप क्या लिख के होंगे, M3, लीस्ट लिक्विड M1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी। मोस्ट लिक्विड M1 था, लीस्ट लिक्विड गलती से मैंने लिख दिया। मोस्ट लिक्विड है M1 और लीस्ट लिक्विड है M4, गलती से मैंने उल्टा लिख दिया। ध्यान रखना, मोस्ट लिक्विड कौन सा है बेटा, M1, और लीस्ट लिक्विड कौन सा है बेटा, M4। और अगर मैं बात करूं नैरो मनी की, तो नैरो मनी कौन कौन सा है बेटा, M1 एंड M2, और ब्रॉड मनी की मैं बात करूं तो कौन कौन सा है बेटा, M3 एंड M4। यहां पर हमारा मनी चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको इस चैप्टर में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक। देखो बैंकिंग में दो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो हम पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, कमर्शियल बैंक। जैसे जो भी हमारे SBI है, PNB है, एक्सिस है, HDFC है, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, कमर्शियल बैंक के। और मैं बताऊं आपको कमर्शियल बैंक की बात बताऊं ना बेटा, तो बेसिकली कमर्शियल बैंक दो ही काम करता है, या तो लोगों को पैसा देता है या लोगों का पैसा एक्सेप्ट करता है। तो प्राइमरी अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों की डिपॉजिट्स को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है या लोगों को पैसा देगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, या फिर एडवांसिंग लोन्स। तो या तो वो लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा
या लोगों को पैसा देगा। तो बेसिकली बेटा दो ही काम कर रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। या तो उनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा या उन लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक दो ही काम कर रहा है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है या लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन। तो बेसिकली ये दो ही काम होता है। तो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक। उन्होंने बोला इट सिंपली रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts the deposit of the people and advancing them loan। सिंपली क्या डिफाइन किया, इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which provides loans to people and accept their deposits and they provide loan for the purpose of investment and consumption। और ये लोन किस लिए प्रोवाइड करते हैं बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। तो हम बात करेंगे आज फंक्शंस की। तो इसके बेसिकली दो फंक्शन है बेटा कमर्शियल बैंक के। पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, प्राइमरी फंक्शन की, और एक होगा बेटा कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन। तो मैं प्राइमरी फंक्शन की बात करूं तो प्राइमरीली दो फंक्शन है इनका। पहला तो है बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एडवांसिंग लोन्स। तो आज हम प्राइमरी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं कि सर जो कमर्शियल बैंक है लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से फॉर्म ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो पहला मैं पढ़ाता हूँ आपको सेविंग अकाउंट, और बहुत सिंपल है। जनरली आज आप लोग हो, मैं हूँ, जनरली हम लोग बैंक में कौन सा अकाउंट ओपन करवाते हैं बेटा, सेविंग अकाउंट। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो कम मिलता है एज कंपेयर टू एफडी अकाउंट। तो देखो पहला फॉर्म क्या है डिपॉजिट का बेटा, सेविंग अकाउंट। पढ़ते हैं अपन, दिस अकाउंट इज मेंट फॉर स्मॉल सेविंग्स एंड बैंक पे इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, बट इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट ऑन अ फिक्स्ड अकाउंट। बट इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द एफडी अकाउंट। एंड अ डिपॉजिटर कैन विड्रॉ टिल अ सर्टेन लिमिट, और अब एक सर्टेन लिमिट तक पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो पहला पढ़ा अपन ने सेविंग अकाउंट। दूसरा मैं बात करता हूँ बेटा एफडी अकाउंट, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अगर मैं इस अकाउंट की बात करूँ ना बेटा, इसकी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की, दैट इज एफडी अकाउंट की, तो बेटा एफडी अकाउंट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। देखो हम बात करते हैं बेटा, लेकिन इसमें होता क्या है, आज मैंने बैंक के पास 50,000 रुपये जमा कराए, एफडी कराई, अब वो पैसा क्या होगा बेटा, मेरे को ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आज जमा कराया मैं कल निकाल लूँ, नहीं। एफडी होती है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 6 महीना हो, 3 महीना हो, साल भर हो, 2 साल हो, वो मेरा पैसा मुझे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिलेगा। और इस अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। तो बेटा एफडी अकाउंट की हम बात करें तो इस पे इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। अब सपोज करो मैंने एफडी कराई 1 साल के लिए, 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 10,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट मिलता है मुझे 1 साल बाद। बट हुआ क्या, मुझे 6 महीने बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो जब मैं बैंक से पैसा ले तो लूँगा 6 महीने बाद, मैंने एफडी तोड़वा ली बीच के अंदर ही, तो क्या मुझे बैंक पूरा इंटरेस्ट देगा? नहीं, बैंक आपको पूरा इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, क्योंकि आपने मैच्योर होने से पहले ही एफडी को तुड़वा लिया। तो बच्चों नेक्स्ट आता है अपना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। कैश इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अट्रैक्ट्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? एंड इफ द डिपॉजिटर स्टैंड्स इन नीड ऑफ अमाउंट बिफोर द एक्सपायरी डेट, और अगर उसको पैसा एक्सपायरी डेट से पहले चाहिए, ही कैन विड्रॉ द सेम आफ्टर पेइंग डिस्काउंट अमाउंट टू बैंक। वो उस पैसे को विड्रॉ कर सकता है बैंक को डिस्काउंट अमाउंट पे करने के बाद। मतलब उसको किसका लॉस होगा बेटा, उसको लॉस होगा इंटरेस्ट अमाउंट का। किसका लॉस होगा उसको, इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट का। तो बेटा अपन ने 2 पार्ट पढ़े, पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा था बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और नेक्स्ट मैं बताता हूं बेटा आपको करंट अकाउंट। नेक्स्ट आता है बच्चों करंट अकाउंट। अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं
तो करंट अकाउंट के अंदर मैं बताता हूँ आपको, जनरली ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना बड़े बड़े, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो करंट अकाउंट जनरली बैंक में ओपन नहीं करवाती, बैंक ओपन भी नहीं करता। नॉर्मली करंट अकाउंट ओपन होता है बेटा बिजनेसमैन का, और इसमें बैंक कोई इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करता, मतलब बैंक 1 रुपए का भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। किसके अंदर बेटा? करंट अकाउंट के अंदर। तो नॉर्मली, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, आप एक दिन की अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर सकते हो इन करंट अकाउंट। तो अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट में आप एक दिन में हजारों ट्रांजैक्शन करो, कोई मना नहीं करेगा। तो करंट अकाउंट की हम बात करें, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन डिपॉजिट देयर मनी इन दिस अकाउंट एंड दे कैन डिपॉजिट और विड्रॉ फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम द डिपॉजिटर विशेस टू एंड जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक, और बैंक इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। तो बेटा पहला आया अपना सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट और करंट अकाउंट। नेक्स्ट आता है बच्चों आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब आरडी अकाउंट की बात करें तो बहुत सिंपल अकाउंट होता है। जैसे आप लोग पता है, आप घर पे पूछना, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी कराते होंगे, हर महीने के हज़ार रुपए जमा करा रहे हैं, 5 साल तक आपने वो पैसा जमा कराया, 5 साल का तो पैसा इकट्ठा होगा और आपको एक साथ लमसम अमाउंट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर का, बार बार। तो हम पढ़ते हैं, देखो, अंडर दिस टाइप ऑफ अकाउंट a specific amount is deposited for a specified time। एक फिक्स अमाउंट हम जमा करा रहे हैं for a specific period of time, for example 12 months, 24 months, etc. The amount cannot be withdrawn before the maturity date, और ये पैसा विड्रॉ भी नहीं कर सकते अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन। बट कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि आपको पैसा चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो, बट उस केस में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो बेटा अपन ने आज पढ़ा कमर्शियल बैंक के बारे में, प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने पहला पढ़ा बेटा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से बेटा, एडवांसिंग लोन से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।